हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का स्टैंडर्ड जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है टर्म 2 के लिए, उसको हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा कि पेपर अटैम्प्ट कैसे किया जाता है, सोचा कैसे जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बेसिक वाले का सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, क्लास 10 सेशन 2021 2022 और टर्म 2 लिखा हुआ है। टाइम अलाउड 2 आवर्स, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। अच्छा टाइम है ये, और आपको क्वेश्चन मिलेगा 40 मार्क्स का। कुछ इंस्ट्रक्शंस है। नंबर 1, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी सी। टोटल आपको 14 क्वेश्चंस करने हैं। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। ठीक है, और ये 14 क्वेश्चंस 3 सेक्शन में बटे हैं, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स करके, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 मार्क्स करके, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन रहेंगे 4-4 मार्क्स करके। तो कितना मार्क्स हो गया ये, यहाँ पे 6 × 2 यानी ये हो गया 12 मार्क्स, यहाँ पे 4 × 3 ये भी हो गया 12 मार्क्स, और यहाँ पे 4 × 4 ये हो गया 16 मार्क्स। टोटल 40 मार्क्स यहाँ पे ऐसे बन रहा है, समझे कि नहीं। और इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया ही गया है यहाँ पे 2 क्वेश्चंस में। यहाँ पे इंटरनल चॉइस एक क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे इंटरनल चॉइस एक क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। और ये 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। समझे पेपर का पैटर्न। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो सेक्शन ए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन दिया हुआ है और, तो इसी को इंटरनल चॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाले को करते हैं। लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP दिस वन। AP आपको दिया है और 2 टर्म का डिफरेंस बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है ये। AP को हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। AP है 6, 9, 12, 15, ऐसे चलता जा रहा है। बता सकते हैं फर्स्ट टर्म कितना होगा A, तो आप बोलेंगे 6। कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं तो आप बोलेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए, यानी आ जाएगा 3। ठीक है, हमें चाहिए A25 माइनस A15। A25 यानी A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D, ये पूरा हो गया A25 माइनस A15 बताइए, तो आप बोलेंगे A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। तो ये आया A प्लस 24D, और ये आया A, और ये माइनस का वजह से ये प्लस भी जो है, समझे, ये माइनस का वजह से ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 14D। तो ये A कैंसिल आउट हो गया। 24D में से 14D गया तो बचा 10D, और D का वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पे D की जगह पे 3 डालेंगे। 10 × 3 आ गया 30। यही हमारा आंसर है, समझे। चलिए अब जो इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया है सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है कि इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म, मतलब 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। तो जैसे जैसे बोला है हम वैसे वैसे पहले लिखते जाते हैं। देखिए 7 टाइम्स द 7th टर्म ये हो गया, इक्वल टू के लिए ये रहा इक्वल टू, 5 टाइम्स द 5th टर्म ये रहा 5 टाइम्स 5th टर्म। ये चीज़ हमें दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, 12th टर्म यानी A12 निकालना है। A12 यानी A प्लस 11D। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सुलझाते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या निकलता है। 7 A7 यानी A प्लस 6D हो गया ये, और 5 A5 मतलब A प्लस 4D हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं। 7A प्लस 42D इक्वल टू 5A प्लस 20D। सबको एक साइड लाते हैं तो बचेगा 2A प्लस 22D इक्वल टू 0, यानी अगर हम 2 कॉमन लें तो बचेगा A प्लस 11D इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो बचेगा A प्लस 11D इक्वल टू 0। तो A प्लस 11D क्या है, हमारा A12 है, मतलब ये 0 हो गया इसका आंसर। समझे, इजी था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो डैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन
हैज़ 2 इक्वल रूट्स। बताइए इक्वल रूट्स कब होता है? तो आप बोलेंगे इक्वल रूट्स तभी होता है जब d यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, है कि नहीं? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खोल लेते हैं। mx 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 5mx स्क्वायर माइनस 6mx इक्वल टू 0 आ गया। बता सकते हैं यहाँ पे a क्या होगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पे a होगा 5m क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b हो जाएगा माइनस 6m, और c बता सकते हैं क्या होगा? c यहाँ पे है ही नहीं तो c बोल सकते हैं 0 होगा। ठीक है, अब d इक्वल टू 0 इम्प्लाइज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। b स्क्वायर मतलब माइनस 6m का स्क्वायर माइनस 4a यानी 5m और c यानी 0 इक्वल टू 0। तो ये आया 36m स्क्वायर माइनस ये पूरा हो गया 0, तो ख़त्म ही हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से m निकालेंगे तो वो भी आ गया 0। तो m का वैल्यू 0 आ रहा है, m ही हमें निकालना था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कुछ नोट करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे अगर m का वैल्यू 0 डालते हैं इस टर्म में तो ये पूरा चीज़ ही 0 हो जाएगा। और हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था तो हमने इसका डेफिनेशन देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका कंडीशन है कि a जो है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम m इक्वल टू 0 इसमें डाल के देखते हैं तो ये चीज़ 0 हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। तो इसका मतलब हमने तो सॉल्व तो सही किया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा डिफेक्ट था। ठीक है, तो जब हम इसका सीबीएसई ने जो आंसर की रिलीज़ किया है उसे जब हम मैच किए तो पता चला कि इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था। ये देखिए सीबीएसई का आंसर शीट में सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से दिया गया। यहाँ पे इन्होंने +9 लेकर सॉल्व किया है, यानी क्वेश्चन में जो है एक टर्म है +9 वो मिसिंग है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, अब इसका आंसर सही निकलेगा। तो एग्जाम में हो सकता है आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिले तो आप इतना ही करके छोड़ देंगे, मतलब ये क्वेश्चन गलत है तो मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, तो अगर क्वेश्चन +9 करके होता तब आंसर कैसा होता है उसको देख लेते हैं। तो इक्वेशन होता mx 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी a हो गया 5m, b हो गया माइनस 6m और c हो गया 9। ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 होता है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी माइनस 6m होल स्क्वायर माइनस 4a यानी 5m और c यानी 9 इक्वल टू 0। 36m स्क्वायर माइनस 4 9 या 36, इसको ऐसे लिखते हैं 36 इंटू 5m ताकि थोड़ा कॉमन लेने में इजी पड़े। अब यहाँ से 36m कॉमन आता है, बचा m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आइदर m इक्वल टू 0, यानी m को 0 से इक्वेट करेंगे, या फिर और m माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा m इक्वल टू 5, क्योंकि m इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, m इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल है, तो m का आंसर, m का वैल्यू है 5। समझे इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें लिखा हुआ है, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट P, एक बाहर में पॉइंट है P, 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल। 2 टेंजेंट है PA और PB एक सर्कल पे ड्रॉ किए हैं। सर्कल का ये दिया है कोऑर्डिनेट 0,r, यानी ये सेंटर है और r रेडियस है। इफ़ OP इक्वल टू 2r, ये डिस्टेंस 2r है, देन फाइंड एंगल APB। APB ये पूरा एंगल हमें चाहिए, और व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB, ये किस टाइप का ट्राइंगल है वो भी बताना है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमें एक साइड दिया है, इस ट्रायंगल में एक साइड है और साइड है, और हमसे पूछ रहा है एंगल।
तो साइड और एंगल का रिलेशन है, और हमें ये भी बात पता है कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल कितना है बताइए, आप बोलेंगे 90 डिग्री। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है। बात तक को समझे कि नहीं, ये हम आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बताए थे, ठीक है, सर्कल चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाना है हमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले एंगल APO निकालते हैं। पहले लिख देते हैं हियर, जो OA है वो परपेंडिकुलर है PA का। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने थ्योरम पढ़ रखा है सर्कल चैप्टर में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OPA, अब सोचिए ये है 90 डिग्री, 90 का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है। ये एंगल हमें कंसीडर करना है, इस एंगल का ऑपोजिट, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, तो आप बोलेंगे साइन बनता है। तो साइन एंगल APO इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी OA बाई बेस या हाइपोटेन्यूस यानी OP, इम्प्लाइज साइन, या फिर यहीं पे वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल टू OA है R, OP है 2R, R कैंसिल आउट हो गया, 1/2 यानी साइन कितना 30 डिग्री। तो साइन एंगल APO इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन साइन हटा देते हैं, तो एंगल APO इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और हमने चैप्टर पर जब पढ़ा था सर्कल, हमें ये भी पता है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है OP, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल जितना है वो एंगल भी इतना ही होगा, ठीक है। तो नीचे वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्सो एंगल, नीचे वाला का नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे OPB, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। रीज़न क्या दे देंगे कि OP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB, ठीक है। तो ये भी 30, ये भी 30, तो देयरफॉर बोल सकते हैं एंगल APB जो है वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक आंसर तो आ गया। अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB, ये किस टाइप का ट्रायंगल है कि नहीं। तो देखिए, ट्रायंगल का जवाब देने से पहले आप देखेंगे कि इस ट्रायंगल का साइड्स कैसा है। तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो साइड अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ये पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, PA और PB, और हमें एक थ्योरम के जरिए पता है कि दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो आइसोसेलेस तो प्रूव हो रहा है, लेकिन हमें ये भी चेक करना होगा कहीं ये AB के भी तो इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये भी इक्वल हो गया तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, देखिए इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। ये एंगल अभी हमें पता चला 60 डिग्री, और ये साइड इक्वल है, यानी ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल कितना होगा, x होगा। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, ये दूसरा पार्ट सॉल्व हो रहा है तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। इन ट्रायंगल APB में 60 प्लस x इक्वल टू 180 होता है। यहाँ से x के लिए अगर हम सॉल्व करें तो x आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये इस ट्रायंगल में जो है ये दोनों एंगल भी हो गया 60 डिग्री, और किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल 60 डिग्री होता है तो वो ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको मार्क्स भी देखना है। आपको यहाँ पे मार्क्स दिया गया है सिर्फ 2 मार्क्स, ठीक है, और क्वेश्चन में दो पार्ट पूछा ही गया है। तो आप एंगल निकालें, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल गया। आपको सिर्फ टाइप बताना है, इक्वेटरल ट्रायंगल सिर्फ आप लिख देते हैं तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए इतना लिख दिए काफ़ी है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 4 पे। लिखा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इतना, फाइंड इट्स हाइट। तो सिंपल सा लग रहा है, चलिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाते हैं। देखिए गिवन
CSA ऑफ कोन इक्वल टू 12320 है कि नहीं। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे पाई आर एल होता है इक्वल टू 12320। पाई का वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू रेडियस दिया है 56 इंटू एल, एल को भी खोल देते हैं रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर यानी 56 स्क्वायर इक्वल टू 12320। कुछ कैंसिल आउट करते हैं तो ये देखिए 7 से ये कट जाएगा 8 जा, 8 से इसको काटते हैं 8 1 जा 8 और कितना बचेगा ये 43, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 0। फिर 11 का टेबल से काटते हैं 11 2 जा 11 1 जा 4 जा 0 जा और 2 से भी कट जाएगा ये 70 जा, यानी तो यहाँ पे क्या बचा रूट एच स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर इक्वल टू 70। रूट हटाते हैं अब तो एच स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो गया 70 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से सॉल्व करना है, जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। 56 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देते हैं तो एच स्क्वायर आ गया 70 प्लस 56 और एक बार 70 माइनस 56, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 126 इंटू 14 और 126 दिखता है, एच स्क्वायर इक्वल टू ये होता है 14 इंटू 9 इंटू 14। तो h इक्वल टू रूट ओवर इतना चीज़, तो रूट करेंगे तो 2 14 के लिए एक 14 आएगा और 9 का रूट आएगा 3, 14 3 जा 42 सेंटीमीटर है कि नहीं। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया। चलिए आपको बस इतना ही तक समझना था, इसके बाद तो आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। देखिए आपको यहाँ पे कुछ बात पता होना चाहिए कि इस सैम्पल पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स से, है कि नहीं। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ठीक है। यानी टोटल 8 मार्क्स आ रहा है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन होता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है कि मिसिस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा बात है। सी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स। मॉडल मार्क्स समझ रहे हैं, इससे हमें समझ में आ गया ये क्वेश्चन मोड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एस 45, इन्होंने मोड निकाला और मोड इनको मिला 45, तो ये काम का डेटा है। उसके बाद आगे लिखा है वाइल प्रिंटिंग द डेटा अ ब्लैंक वॉज लेफ्ट, एक ब्लैंक यहाँ पे छोड़ दिया गया। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो यही मिसिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको निकालना है। तो और मोड है, तो सबसे पहले हम मोड का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे पता चलेगा कौन सा क्लास मॉडल क्लास है, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मोड है वो कितना है 45 है, यानी 45 किस में आएगा, इसमें आएगा, इस रेंज में आएगा, तो यही हो गया मॉडल क्लास। हियर मॉडल क्लास इक्वल टू 40 से 60 है। फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू नोट कीजिए। L कितना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हो जाएगा 40। फिर चाहिए F1। अब नाम देखिए, हाँ इसको हम लोग F1 बोलते हैं, F1 से पहले क्या आएगा इसको F0 बोलते हैं, F1 के बाद क्या आएगा इसको F2 बोलते हैं, ठीक है। तो F1 है पता नहीं, इसको हम X मान लेते हैं, तो ये हो गया X। F0 है 10, F2 है 6 और H यानी क्लास विड्थ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है वो 20, H हो गया 20। सारा वैल्यू मिल गया, इसमें पुट कर दीजिए। मोड कितना है 45, ठीक है, ये दे रखा है मोड इक्वल टू L यानी 40 प्लस F1 यानी X माइनस F0 10 बाई 2X माइनस F0 यानी 10 माइनस 6 इंटू H यानी 20।
तो ये चीज़ मिल गया। अब इसके बाद आपका मर्जी, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पे बुला के माइनस कर दीजिए, 5 आएगा, इधर आएगा x माइनस 10 बाई 2x माइनस 16 इंटू 20। फिर इस 20 को भी आप नीचे बुला सकते हैं, यहाँ से हटा के इस 20 को नीचे बुला लिए, ये कट जाएगा, 5/20 कट के क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। फिर यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 8 बचेगा। फिर ये 2 से इसको काट सकते हैं तो 2 जा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 10, 2x माइनस 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा 20 इक्वल टू x माइनस 8, यानी x इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 12। बस यही आंसर है, ठीक है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। लिखा है कि इफ़ रीतु, इसमें भी इंटरनल चॉइस है, लिखा है कि इफ़ रीतु वर यंगर बाई 5 ईयर्स, मतलब रीतु अगर 5 साल छोटी होती तो क्या होता, देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तब उसके एज का जो स्क्वायर होता वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पहले जो समझ में आया उतना लिखते हैं। प्रेजेंट एज हमें निकालना है तो एक लाइन तो हम लिख ही सकते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु बी x ईयर्स। मान लेते हैं ऋतु x वर्ष की है, ठीक है। तो बोला जा रहा है अगर ऋतु 5 साल छोटी होती, तो अभी x है, 5 साल छोटी होती मतलब 5 माइनस कर दीजिए, ठीक है। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तब इस एज का जो स्क्वायर होता ना, वुड हैव बीन के लिए इक्वल टू 11 मोर देन यानी 11 प्लस 5 टाइम्स यानी 5 हर प्रेजेंट एज, 5 टाइम्स प्रेजेंट एज यानी 5x, ठीक है। ये मिल गया। यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 11 प्लस 5x, एक्स स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा माइनस 15x, ये सब्ट्रैक्ट होगा प्लस 14 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस x फिर माइनस 14x, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, प्लस 14 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, माइनस 14 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 1, तो एक बार आ गया x माइनस 1 और एक बार आ गया x माइनस 14। तो आइदर बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 और 0 नहीं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, क्योंकि x इक्वल टू 1 जब यहाँ पे डालेंगे ना तो ये नेगेटिव एज हो जाएगा, ठीक है। तो एज तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, 5 साल पहले वाला एज नेगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो x इक्वल टू जो है वो 14 लेंगे, मतलब रिड्यूस प्रेजेंट एज कितना है बताइए, इक्वल टू 14 ईयर्स। और आंसर लिखते वक्त ये यूनिट सब जरूर लिखेंगे, ठीक है, इसमें मार्क्स होता है। चलिए, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें एक इंटरनल चॉइस भी प्रोवाइड किया हुआ है, ये वाला सॉल्व फॉर x, इसको भी कर लेते हैं। देखिए पहले इक्वेशन को अच्छे से नोट डाउन करते हैं। इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। यहाँ से x निकालना है, कैसे करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका क्या होगा, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर ले, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होता है। चलिए बताइए b कितना है, तो आप बोलेंगे b है माइनस 6p प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 6p का स्क्वायर माइनस 4a यानी है 9 और c यानी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2a यानी 9, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सिर्फ 6p बचा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 36p स्क्वायर
4 9 जा 36 पी स्क्वायर, और ये माइनस हो गया प्लस 36 क्यू स्क्वायर बाई 2 9 जा 18। तो इसके बाद क्या आएगा 6p प्लस माइनस यहाँ पे ये चीज़ कट गया, 36 क्यू स्क्वायर का रूट करेंगे तो 6q आएगा बाई 18। 6 कॉमन ले लीजिए, बचेगा p प्लस माइनस q बाई 18। 6 से कटेगा 3, यानी p प्लस माइनस q बाई 3। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू p प्लस q बाई 3 हो सकता है और p माइनस q बाई 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया 2 आंसर। इजी था, बस फॉर्मूला में डालना था और सॉल्व कर देना था। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 7 पे। अब यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इससे पहले तक सेक्शन ए चल रहा था, ये हो गया सेक्शन बी। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे टेबल दिख रहा है, मतलब ये भी एक स्टैटिस्टिक चैप्टर से क्वेश्चन है। अभी हम आपको क्या बताए थे कि स्टैटिस्टिक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, 3। एक होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये वाला हमने कर लिया, ये अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं। एक और स्टैटिस्टिक से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। अच्छा बात है। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस। मीडियन यहाँ पे वर्ड दिख गया हमें, मतलब हम समझ गए यहाँ पे मीडियन निकालना है। मीडियन, इंटरप्रेट द मीडियन, और उसको इंटरप्रेट भी करना है, मीडियन का मीनिंग बताना है। ठीक है, चलिए तो मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले बताइए क्या होता है। तो आप बोलेंगे मीडियन जो होता है इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, यही होता है मीडियन। यहाँ पे हमें दिख रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं टेबल। ये है डिस्टेंस 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही होता है फ्रीक्वेंसी 40, 80, 62, 38 और है 30। ठीक है, अब हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 40, फिर 40 प्लस 80 120, 120 और 62 तो 182 प्लस 38 इसमें करेंगे तो 8 से 90 और 30 220, और इसमें 30 ऐड करेंगे तो 250, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 250 दिया हुआ था यहाँ पे। समझ में आ गया कि हमारा एडिशन सही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस n/2 पे काम करना है। n/2 यानी 250/2, यह आ गया 125। 125 से क्या पता चल रहा है, 125 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगा, तो आप बोलेंगे इसमें 125 इंक्लूडेड होगा, यानी ये जो है यही हमारा हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं सारा वैल्यू। अब मीडियन क्लास जो है वो होगा 2 से लेके 3 तक। और बताइए L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी 2 हो जाएगा। n/2 हो गया CF। CF क्या होगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो 120। फिर है F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये हो गया 62। और क्या चाहिए, H चाहिए। H कितना है, क्लास विड्थ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। सारा वैल्यू मिल गया, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मीडियन इक्वल टू L यानी 2 है, n/2 यानी 125 है, CF 120 बाई F है 62 और H कितना है, 1। तो ये आ गया 2 प्लस 5/62, और ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। आप चाहे तो इसको हमें कंबाइन करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया 2 5/62, या फिर आप 5/62 को डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए ये रफ वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे 5/62 को डिवाइड करना है। 62 0 जा 0,
5 पॉइंट बटा के एक जीरो लिए, फिर 0 जा 0 50, फिर पॉइंट से एक जीरो ले लेते हैं, 6 8 जा 48, 6 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 49 आएगा 4, फिर पॉइंट से 0, फिर 0 कुछ चलता जाएगा, तो 0.08 यहाँ पे आ रहा है अप्रॉक्स। तो 2 प्लस 0.08 भी कर सकते थे, यानी 2.08, इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सिंपली इतना पे भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही राइट है। ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया मीडियन। अब यहाँ पे बोला गया है इंटरप्रेट करने की इस मीडियन का मीनिंग क्या है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि एकदम बीच वाला डेटा है, मतलब आधा डेटा जो है वो, देखिए आधा डेटा जो है वो इस नंबर के ऊपर है और आधा डेटा जो है वो इस नंबर के नीचे है। मीडियन का मतलब ये होता है, ये पूरा डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये एकदम मिडिल वाला डेटा है। ठीक है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं ये डेटा क्या चीज़ के ऊपर था, डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग जंप वाला। मतलब बोल सकते हैं कि जो आधे बच्चे हैं वो 2.08 मीटर से कम लेंथ तक जंप किए हैं, और आधे बच्चे जो है वो 2.08 मीटर से ज़्यादा जंप किए हैं। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे एक लाइन लिख देना है कि हाफ द स्टूडेंट्स jumped less than 2.08 meter and remaining half jumped more than 2.08 मीटर। यही इसका इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि जब आप आंसर लिख रहे होंगे ना, आंसर लिखेंगे तो इसमें यूनिट भी देंगे कि मीडियन इतना आया, इतना मीटर, 2.08 मीटर। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। चलिए, तो यही हो गया इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। लिखा है कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपको पेयर ऑफ टेंजेंट यानी 2 टेंजेंट बनाने हैं एक सर्कल पे, और उस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो ये कैसे होगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। जरा लॉजिक समझ लेते हैं। ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस माप के कंपास से एक सर्कल बना लेंगे, है कि नहीं। अब हमें पता है कि ये कोई यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे 2 टेंजेंट बनाने हैं और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये पॉइंट तो हमें नहीं पता कि पॉइंट कितना दूरी पे है, तो 60 डिग्री हम कैसे बनाएंगे वहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ और लॉजिक यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, सेंटर का यूज़ करेंगे। अगर हम इस रेडियस को जोड़ दें और इस रेडियस को जोड़ दें तो बता पाएंगे ये एंगल कितना होगा। तो आप बोलेंगे ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 होता है दोनों का सम। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 120 डिग्री। बस इसी से काम हो जाएगा। और ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो ये एंगल तो आप बता ही देंगे 90, और ये एंगल भी 90। चलिए, इसी का यूज़ करके हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे। कितना रेडियस होगा उसका, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे एक हमने रेडियस बना दिया। हमें पता है सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बनना है, तो यहाँ पे 120 बनाते हैं। सबसे पहले कंपास से यहाँ पे ऐसे करके एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, फिर उतना ही रेडियस का यहाँ पे कट लगाएंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे। ठीक है, तो ये होता है 60 डिग्री और ये होता है 120। ये हमने 120 के साथ ये लाइन जोड़ दिया, समझे इतना। अब हमें यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 बनाना है, मतलब यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। 90 कैसे बनेगा, फिर से यहाँ पे कंपास बैठा के हमने एक आर्क खींचा, यहाँ पे कट 60, यहाँ पे कट 120, फिर यहाँ से यहाँ पे कट, यहाँ से यहाँ पे कट, ये हो गया 90 का कट। इसको ऐसे करके सीधा जोड़ देंगे। फिर इस पॉइंट पे भी 90 बनाना है, तो यहाँ पे एक हमने आर्क बनाया, ये 60, ये 120, दोनों का कट यहाँ पे, ये 90। ठीक है, दोनों यहाँ पे मिला, तो ये एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम अगर हम P दे, सेंटर का नाम O, इसका नाम A और इसका नाम B। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 एंगल AOB इक्वल टू 120 डिग्री ड्रॉ किया। फिर स्टेप 2 में हमने क्या किया, ड्रॉ एंगल PAO हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया, एंड और एक कहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ किया, यहाँ पे PBO, एंगल PBO 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया।
ठीक है। फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, ज्वाइन कर दिया पी ए और पी बी को, मतलब पी ए और पी बी जो है यही हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। समझे कि नहीं लॉजिक? ये 60 डिग्री बनाना मुश्किल था यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे 120 से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे 120 डिग्री बना लिया, फिर हमने इस एंड पे एक 90 बनाया और इस एंड पे एक 90 बनाया, और फिर दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं यही हमारा पॉइंट है और ये दोनों रिक्वायर्ड टेंजेंट है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ये भी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैचेस। अच्छा बात है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स, यहाँ पे हमें मीन निकालना है। मतलब अभी तक हमें क्या क्या दिख गया, एक क्वेश्चन हमें दिखा मोड पे, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें दिखा मीडियन पे, और ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये मीन पे दिख रहा है। तीनों ही सेक्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, देखिए मीन निकालना है। मीन निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा यूज़ करना ठीक रहेगा। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे है रन्स 0 से 40, फिर 40 से 80, 120 और 120 से 160 और 160 से 200। ये वह मीन्स। और हमें जब मीन पे काम करते हैं तो हमें क्लास मार्क चाहिए होता है। क्लास मार्क यानी XI इसको बोलते हैं। इसका मिड पॉइंट 0 + 40/2 आ गया 20, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड आ गया 60, फिर आ गया 100, फिर आ गया 140, फिर आ गया 180। ये XI है। FI जो है वो कितना है, फ्रीक्वेंसी, तो ये आप बोलेंगे 12, 20, 35, 30 और 23। तो यहाँ पे छोटा छोटा ही नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 20 और 12 को, फिर 60 और 20 को, 35 और 100 को, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इजीली। ठीक है, और 5 ही लाइन करना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड ही यूज़ कर लेते हैं, XI FI, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है समेशन XI FI बाई समेशन FI, है कि नहीं? तो XI FI निकालना पड़ेगा। 12 2 = 24, 240, 6 2 = 12 और 00, 00 और 12। इसको आप सही से सजा के लिखे ताकि आपको नीचे में ऐड भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये हो गया 35, 100, फिर ये 14 3 = 42 और 00, फिर 18, पहले तो 0 देते हैं, 18 3 = 54, कैरी 5, 18 2 = 36 और 5 41। अब ऐड करते हैं तो ये आ गया 0, 4 और 4 8, 2 और 2 4 और 5 9 और 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 5 और इधर हो गया 8 13। यह आ गया XI FI को ऐड करके, मतलब समेशन XI FI यही चीज़ है। ठीक है, और हमें चाहिए समेशन FI, मतलब FI को भी ऐड करना है। तो ऐड करते हैं। क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है कि नंबर टोटल कितने बैट्समैन थे, तो ऐड करना पड़ेगा। 2 और 5 और 3 10, 10 का 0 कैरी 1, तो ये हो गया 2 2 4 और 3 7 और 5 12। ये हो गया समेशन FI। देयरफॉर मीन यानी x बार इक्वल टू समेशन XI FI बाई समेशन FI। इसका वैल्यू आया 13280 और नीचे का आया है 120। ये 0 0 कैंसिल आउट। 4 का टेबल से काटते हैं, 4 3 = 4 3 = 12, 4 3 = 12, 4 2 = और तो नहीं कटेगा, 332/3। इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे रफ में करते हैं, 332, इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 1 = 3, फिर 3 उतरा, फिर 3 1 = 3, ये भी कट गया 2, फिर 3 0 = 0 2, पॉइंट पर आके 0, 3 6 = 18, फिर ये 6 6 आता जाएगा, तो ये आता है आंसर इसका 110.66। और ये रन्स है, तो रन्स में कोई यूनिट नहीं होता है, इतना रन्स है। ठीक है, अगर कोई यूनिट होता है मीटर या फिर रुपीज़, तो यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं मीटर या फिर रुपीज़। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे दिख रहा है कुछ एंगल्स दिख रहा है हमें, मतलब ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है।
पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि 2 वर्टिकल पोल्स है ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। इतना पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए ब्लैक पेन से बनाते हैं। 2 वर्टिकल पोल है, एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा। दोनों का हाइट डिफरेंट है तो एक छोटा एक बड़ा बना लिए, और दोनों लेवल ग्राउंड पे खड़े हैं। कितना दूरी पे है दोनों का बीच में? 20 मीटर। फिर आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल। टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल यानी कौन सा पॉइंट होगा? तो आप बोलेंगे ये वाला, ठीक है। ये हो गया टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल। फिर आगे क्या लिखा है? फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल। फुट ऑफ द सेकेंड पोल यानी इस पॉइंट से, ठीक है, इस 60 डिग्री। मतलब जब हम यहाँ से यहाँ देखते हैं ना, इस पॉइंट से इस नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट को जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, ठीक है। फिर उसी तरीके से और क्या लिखा है? एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल। ये हो गया टॉप ऑफ द सेकेंड पोल। फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, ये हो गया फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, इज 30 डिग्री। मतलब जब इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखते हैं तब एंगल कितना बनता है? 30 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द 2 पोल्स। इसका हाइट अगर हम h माने, इसका हाइट अगर हम छोटा h माने तो हमें h माइनस h निकालना है, ठीक है। चलिए √3 का वैल्यू इतना लेना है तो करते हैं। सबसे पहले नाम दे देते हैं A B C D। तो लेट AB एंड CD बी 2 पोल्स, है कि नहीं। अब बड़े वाले ट्रायंगल पे काम करते हैं। इन ट्रायंगल ABD। ABD में देखिए, ABD में एक हमें परपेंडिकुलर पता है और एक हमें बेस पता है। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन लगाते हैं और एंगल है 60 डिग्री। तो कौन सा लग जाएगा? tan। यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H/20, यानी ये हो गया √3 इक्वल टू H/20। यहाँ से H निकाल लेते हैं, कैपिटल H आ गया 20√3, ठीक है। अब दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल पे काम करते हैं। इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है? CBD। तो इन ट्रायंगल CBD यहाँ पे लगेगा tan और एंगल कितना है? तो आप बोलेंगे 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू H/20। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू छोटा h/20, यानी छोटा h आ गया मेरा 20/√3। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। नाउ h माइनस h निकालना है, यानी 20√3 माइनस 20/√3 का वैल्यू चाहिए। एलसीएम ले लेते हैं या फिर 20 पहले कॉमन निकाल लेते हैं। बचा क्या? √3 माइनस 1/√3। अब √3 का एलसीएम लेते हैं तो यह आएगा 3 माइनस 1, मतलब कितना आ गया? 40/√3। अब √3 का वैल्यू 1.73 लेने बोला है तो नीचे 1.73 नहीं डालते हैं, काफ़ी झंझट हो जाएगा। इसको पहले रैशनलाइज करते हैं। √3/√3 तो ये आ गया 40√3/3। अब √3 का वैल्यू डाल देते हैं। 40 इंटू 1.73, कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच रहा है ये। मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 7 जा 28 1 29 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, और एक जीरो था, पॉइंट पीछे खिसक गया, /3। और 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, पॉइंट 3 0 जा 0, और फिर आएगा 6 6, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, इतना। और यूनिट क्या है? ये 20 था, मीटर में यहाँ पे, तो इतना मीटर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आंसर देना पड़ेगा इसका। अब इसी क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस भी प्रोवाइड किया हुआ है। देखिए ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। लिखा है कि अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम डायग्राम भी बनाते चलते हैं। तो एक ज़मीन है, यहाँ पे एक लड़का यहाँ पे खड़ा है जिसका हाइट कितना है
1.7 मीटर, ठीक है। वो 50 मीटर दूरी पे खड़ा है एक बिल्डिंग से। यहाँ पे है बिल्डिंग जाहिर सा बात है लड़के से काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। लड़के का आँख यहाँ पे होगा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहाँ पे है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है, ये होता है 60 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसका हाइट बताना है। तो यहाँ तक तो 1.7 मीटर ही होगा, सिर्फ हम ये h यहाँ से यहाँ तक निकाल ले तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो A B C D और यहाँ पे देते हैं E। लेट AB and CD be let AB and CD represent building and boy रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये 50 है तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 50। अब इस ट्रायंगल में काम करते हैं, इन ट्रायंगल ADE परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी h बाई बेस यानी 50। तो tan 60 हो गया √3 इक्वल टू h बाई 50, यानी h आ गया 50 √3 का वैल्यू 1.73 डालने बोला है, डाल देते हैं 50 इंटू 1.73, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 35 36 कैरी 3 8 और एक जीरो की वजह से पॉइंट पीछे खिसक गया, इतना मीटर। तो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा AE प्लस EB। AE अभी अभी आया h यानी 86.5 प्लस EB आया है 1.7, इन दोनों को ऐड करना है। 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 और 6 7 8 और यहाँ पे 8 यहाँ पे आ गया 88.2 मीटर। बस यही हो जाएगा हाइट, सिंपल था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट हो गया है सेक्शन C, समझे। लिखा है कि द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट, समझ गए किस टाइप का सवाल है ये। इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ऑल्सो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बोलने का मतलब है आपके पास एक स्फेयर था, हॉलो स्फेयर, ठीक है। इसका इंटरनल रेडियाई 3 दिया है और एक्सटर्नल रेडियाई बाहर वाला पूरा बड़ा 5 दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, एक सिलेंडर बनाया गया। ये है सिलेंडर, इसका डायमीटर है 14, D इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसका हाइट पता नहीं, h मान लेते हैं। तो पहले इतना काम करते हैं, मेल्टेड एंड रिकास्ट है मतलब दोनों फिगर का जो वॉल्यूम है वो सेम होगा, इसका वॉल्यूम सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल के। क्लियर है यहाँ तक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आप बोलेंगे पाई r² h वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, तो ये बाहर वाला वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर देना है। 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस 4/3 पाई स्मॉल r³। तो पाई यहाँ पे r' डाल देते हैं ताकि अलग रहे, थोड़ा r1 कर देते हैं। चलिए, तो मतलब ये है r1, ठीक है। तो ये है 7 का स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस कितना है 7, और h हमें निकालना है। 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, बचा r³ माइनस r³। ये पाई कट गया, 7 स्क्वायर यानी 49h इक्वल टू 4/3
ये बड़ा आर क्यूब यानी 5 का क्यूब यानी 125 माइनस छोटा आर क्यूब यानी 3 का क्यूब यानी 27, तो ये आ गया 4/3 इंटू ये आएगा 98। 49 से डायरेक्ट कट रहा है ये 2 जा, यानी h जो है 4 2 जा 8/3 आ गया, ठीक है, 8/3 मीटर सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 2/3 सेंटीमीटर भी छोड़ सकते हैं या फिर 2/3 को भी डिवाइड करते हैं, ये मतलब पॉइंट में भी ला सकते हैं। 3 2 जा 6, फिर पॉइंट बटा के 0, 3 6 जा 18, ये चलता जाएगा। 2.66 भी लिख सकते थे, ठीक है। ऑल्सो फाइंड यहाँ पे बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का TSA निकालना है, तो TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA प्लस दोनों सर्कुलर एंड्स का एरिया, है कि नहीं। CSA क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2πRH प्लस ऊपर वाले का सर्कल का एरिया πr² और नीचे वाला भी है तो 2πr², ठीक है। 2πr कॉमन आ जाएगा और ये सब R1 हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस क्या माना था हमने, R1। बचा क्या, H प्लस R। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7, R1 है 7, H अभी अभी आया 8/3 यूज़ करते हैं, प्लस R यानी 7। इसको सॉल्व करना है, ये 7 7 कट गया, 44, इधर 21 और 8 29/3 मल्टीप्लाई करना है इसको। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 425.33 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस एरिया का बात किया जा रहा है यहाँ पे, समझे। तो इसका 2 आंसर हो गया। एक हो गया हमें H निकालना था, इतना पे भी छोड़ सकते थे, इतना पे भी छोड़ सकते, और एक हमें निकालना है TSA, तो ये हो गया आंसर, ठीक है, TSA का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 12 पे। इसमें लिखा है कि प्रूव डैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। मतलब बोला गया कि एक सर्कल है और यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पॉइंट P पे, ठीक है। तो देखिए एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, ये एंगल जो है ना, और एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ये रहा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ये रहा। तो ये जो एंगल बन रहा है, प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। तो ये तो हमें पता ही है कैसे सप्लीमेंट्री होता है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, चारों एंगल का समेशन करके 360 करेंगे, ऐसे प्रूव हो जाएगा। चलिए करते हैं, ये सेंटर का नाम O देते हैं, A और B देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेट PA एंड PB be 2 tangents to a circle with center O, ठीक है। P और P भी 2 टेंजेंट है, ये हमने मान लिया। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल्सो हमें पता है कि जो PA है वो परपेंडिकुलर है OA का। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का। पहले टेंजेंट लिखते हैं क्योंकि ये PA टेंजेंट है, टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। इम्प्लाइज एंगल OAP जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। ऑल्सो PB जो है वो परपेंडिकुलर है OB का, तो इससे क्या हो गया, एंगल OBP ये भी हो गया 90 डिग्री। इसके लिए भी रीज़न ये सेम होता है, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल OAP प्लस एंगल
ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी, ये चारों एंगल का समेशन कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। ठीक है, इस फिगर में जो चारों एंगल है इसका 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 चारों का हमने यहाँ पे नाम लिख लिया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए। ओ ए पी कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री डाल देते हैं, प्लस ए पी बी, ये एंगल तो हमें चाहिए तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एंगल ए पी बी ही रहने देते हैं, प्लस पी बी ओ जो है यही पी बी ओ है 90 डिग्री है, यहाँ पे भी दिख रहा था पी बी ओ 90 डिग्री। ठीक है, और प्लस एंगल ए ओ बी, ये एंगल हमें चाहिए तो इसका नाम ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू 360। तो यहाँ पे ये 180 जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 180, यानी यह कितना आ गया 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए पी बी एंड ए ओ बी आर क्या है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। इजी सा क्वेश्चन था ये, कुछ बहुत हार्ड था नहीं। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब इसी में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड करके एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लिखा है कि 2 टेंजेंट्स है टीपी और टी क्यू, ये रहा टीपी, ये रहा टी क्यू, दोनों ड्रॉ किया गया एक सर्कल पे जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी से प्रूफ करना है पी टी क्यू, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, याद है। ये एंगल जो होगा वो 2 गुना होगा ओ पी क्यू का। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको। सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल में हमें रिलेशन चाहिए, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को x मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरा एंगल बताइए कितना होगा 90, और ये है x, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल बता सकते कितना होगा क्यू पी टी। तो आप बोलेंगे 90 में से x सब्ट्रैक्ट करना है, तो बस सिंपल है। देखिए, तो लिखते हैं लेट एंगल, ये जो एंगल है ओ पी क्यू इक्वल टू x। ठीक है, और हमें पता है वी नो एंगल ओ पी टी, ये पूरा एंगल जो है इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे बोल सकते हैं ये बात, क्योंकि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का। तो अब हम इस ट्रायंगल पे काम करना चाहते हैं। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं टी पी क्यू, इस पे हम काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें ये अंदर वाला एंगल पता होना चाहिए। अंदर वाला मतलब ये एंगल कैसे पता चलेगा, तो आप बोलेंगे 90 में से x माइनस कीजिए तो ये एंगल पता चल जाएगा। तो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू हम बोल सकते हैं 90 में से x माइनस कर देना है। ठीक है, और हमें पता है कि ये लेंथ और ये लेंथ होता है इक्वल ऑल्सो, सिंस टी पी इक्वल टू टी क्यू है, तो ये दोनों बेस एंगल इक्वल होगा। ये एंगल भी जो है 90 माइनस एक्स होगा, इम्प्लाइज एंगल टी क्यू पी जो है वो इक्वल होगा टी पी क्यू के, और दोनों ही क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो देयरफॉर 90 माइनस एक्स डिग्री होगा। ठीक है, ये और ये इक्वल है। अब ट्रायंगल पे काम कर दीजिए। इन ट्रायंगल टी पी क्यू, तीनों एंगल का समेशन एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू, तीनों का समेशन 180 होना चाहिए। टी पी क्यू ये रहा, आई है 90 माइनस एक्स, तो डाल देते हैं 90 माइनस एक्स, प्लस टी क्यू पी भी है 90 माइनस एक्स, तो ये भी डाल देते हैं 90 माइनस एक्स, प्लस पी टी क्यू हमें निकालना है। ठीक है, ये रहा पी टी क्यू इक्वल टू 180। तो ये 90 180, इधर 180 से कट गया, ये x और x माइनस 2x उधर जाकर प्लस 2x, यानी पी टी क्यू आ गया 2x, और x क्या चीज़ है पी टी क्यू इक्वल टू 2x क्या चीज़ है, x है हमारा ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। बस इतना ही करना था, इसी के साथ प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और केस स्टडी 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा ना वो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन वेदर इट इज़ बाय लैंड, सी और एयर। GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on earth with the help of satellites। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है सवाल में। सवाल अब यहाँ से मेन शुरू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर्स हमें दिख रहा है। लिखा है कि अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर ऑब्जर्व्ड एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। तो एक 240 मीटर लंबा एक टावर है ये, ठीक है, इसके टॉप में एक गार्ड खड़ा है, वो ऑब्जर्व करता है कि एक बोट इसके पास आ रहा है, ठीक है। A clinometer और inclinometer is an instrument used for measuring angles or slopes। इससे एंगल मेजर किया जाता है। The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 डिग्री। तो वो गार्ड क्या करता है, इस क्लिनोमीटर की हेल्प से उस बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करता है और वो 30 डिग्री निकलता है, ठीक है। बस इतना स्टेटमेंट है। क्वेश्चन है Make a leveled figure on the basis of the given information and calculate the distance of the boat from the foot of the observation tower। एक हमें फिगर बनाना है। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। क्या बोला गया है, 240 मीटर टावर है एक, तो इतना पहले बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक हो गया टावर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर रहे हैं। तो ये एक हो गया टावर 240 मीटर, ठीक है। ये हो गया नदी, यहाँ पे एक बोट दिखता है उसे, और यहाँ से ये है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री। समझे, मतलब ये एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री। ये है ए, ये है बी, ये है सी। लेट ए बी जो है वो क्या है, टावर है या फिर लाइट हाउस, जो भी बोल लीजिए, और सी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ बोट। इतना समझे। चलिए, और तो कुछ लिखा नहीं था यहाँ पे। और लिखा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, यानी ये डिस्टेंस हमें निकालना है x। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 240 बाई बेस यानी x। यहाँ से x निकाल लीजिए, 1/√3 इक्वल टू 240 बाई x। तो x आ गया 240√3 मीटर, ठीक है। √3 का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो हम इसको इतना पे भी छोड़ सकते हैं आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि आफ्टर 10 minutes the guard observed that the boat was approaching the tower and its distance from the tower is reduced by 240 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। 10 मिनट बाद, मतलब ये जो बोट है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ब्लू कर लेते हैं, डार्क ब्लू। 10 मिनट बाद ये जो बोट है वो अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है कि नहीं। तो क्या बोला गया है, उसका जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया इतना से रिड्यूस हो गया, ठीक है। मतलब पहले जो डिस्टेंस था, यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम डी दें, तो अगर हम बी डी निकालना चाहे, बी डी डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, पहले डिस्टेंस कितना था, ये पूरा डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे 240√3 था, लेकिन अब वो 240√3 से इतना और रिड्यूस हो गया, 240√3 - 1। तो यहाँ पे हम 240 ब्रैकेट में √3 - 1 इतना डिस्टेंस और रिड्यूस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 240√3 - 240√3 + 240, तो ये और ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 240। मतलब ये जो डिस्टेंस है बी डी, ये कितना है, 240, ठीक है। तो क्या पूछा है, What was the new angle of depression of the boat from the top of the tower। तो नया एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये एंगल जो है वो कितना होगा, इसको हम थीटा मानते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर जो कि है 240 बाई बेस भी है 240 बाई 240 1 ये कौन सा tan का वैल्यू है, तो आप बोलेंगे tan 45 डिग्री है। तो tan थीटा इक्वल टू tan 45, tan हटाते हैं यहाँ से, तो थीटा क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री, यानी नया एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, देयरफॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन
ये है 45 डिग्री। समझे कि नहीं यहाँ तक? चलिए यही था क्वेश्चन, और तो कुछ करना नहीं था यहाँ पे। चलिए ये सवाल सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हैं आप? मार्क्स कैसे मिलेगा आपको? ये डायग्राम बनाने के लिए 1 मार्क्स, इतना कैलकुलेशन करने के लिए 1 मार्क्स, 2 मार्क्स आपको यहाँ पे सॉलिड तरीके से मिल गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए 1 मार्क्स और ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए 1 मार्क्स, टोटल यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गया। समझे? चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, केस स्टडी 2। Push-ups are a fast and effective exercise for building strength. These are helpful in almost all sports including athletics. While the push-ups primarily targets the muscles of the chest, arms and shoulders, support required from other muscles help in toning up the whole body. ठीक है, पुशअप के बारे में बताया गया है। मेन सवाल यहाँ से शुरू है। नितेश wants to participate in a push-up challenge. He can currently make 300 push-ups in 1 hour. 1 घंटे में अभी 3000 पुशअप्स कर पाता है वो। But he wants to achieve a target of, उसको 3900 पुशअप करने हैं 1 घंटे में। ठीक है, फॉर विच ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे। हर एक दिन वो 5-5 पुशअप करके बढ़ाई जा रहा है। ठीक है, पहला दिन 3000 पुशअप किया, अगला दिन 3005, उसके बाद वाला दिन 3010, उसके बाद वाला दिन 3015, ऐसे करके करे जा रहा है वो। ठीक है, और ऐसा कब तक करेगा? जब तक कि वो 3900 तक ना पहुँच जाए। इफ़ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स, अगर पहला दिन इतना पुशअप करता है, एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज अचीव्ड, और तब तक करता है जब तक कि उसका टारगेट यानी 3900 का टारगेट जो है वो अचीव ना हो जाए। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। पहले तो एपी बनाना है हमें, तो एपी कैसे बनेगा देखिए। तो एपी कैसे बनेगा देखिए, हमें पता है पहला दिन कितना पुशअप किया है वो 3000 पुशअप किया है। उसके बाद वाला दिन इसमें और 5 ज़्यादा पुशअप किया, उसके बाद वाला दिन और 5 ज़्यादा 10 हो गया, फिर उसके बाद वाला दिन और 5 ज़्यादा, ऐसे करते करते वो कब तक करेगा? जब तक कि उसका टारगेट जो कि है 3900 वो अचीव ना हो जाए। ठीक है, ये एपी बन गया। तो एक तो आंसर हो गया। फिर अब यहाँ से क्वेश्चन है, हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। तो कितने दिन में ये अकम्प्लिश हो जाएगा? मतलब ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन, कौन सा दिन में ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा? मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है। ए यहाँ पे है मेरा 3000, डी कितना है बताइए? तो आप बोलेंगे 3005 में से 3000 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है। लास्ट टर्म एल हमें पता है 3900, इतना चीज़ पता है। इस सब में से इसका फॉर्मूला पता है, एल यानी ए एन टर्म, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3900। ए है 3000 प्लस एन माइनस 1 हमें निकालना है, डी है 5 इक्वल टू 3900। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप एक और तरीका है निकालने का इसको। चलिए पहले इसको कर लेते हैं फिर बताते हैं। 5 से कट गया ये, तो एन आ गया 181। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस नंबर ऑफ टर्म्स होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। लास्ट टर्म है 3900 माइनस फर्स्ट टर्म 3000 बाई कॉमन डिफरेंस 5 प्लस 1, तो 900। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 181 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला और कुछ नहीं, यहीं से बस निकाला गया है इस टर्म से। ठीक है, चलिए तो ये हो गया एक क्वेश्चन का आंसर नंबर 1। अब इसी में नंबर 2 भी है। बोला गया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश इन अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। कितना वो पुशअप किया? पहला दिन 3000 पुशअप किया, दूसरा दिन इतना, टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स कितना है? यानी हमें सम निकालना है। एस एन जो कि है S181 इक्वल टू, सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, और यहाँ पे होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n कितना है? 181/2, फर्स्ट टर्म है 3000 और लास्ट टर्म है 3900। 181 इंटू 6900/2, 2 से काट देते हैं इसको, 2 3 जा, 2 4 जा, 5 जा, 0 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
तो कर लेते हैं। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 624,450। ठीक है, इतना पुशअप वो किया है। बस यही था इसका आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बस इसी क्वेश्चन के साथ ये पूरा हमारा सैम्पल पेपर सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा सैम्पल पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आराम से पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, कहीं पे आंसर नहीं आ रहा है तो कैसे रुकना है वहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब टेक्निक आपको सीखने को मिला होगा। और अगर कोई डाउट रह गया है तो वो बेझिझक आप कमेंट करके पूछे। ठीक है, आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा। और आप बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी और दूसरे बच्चे का डाउट अगर देखते हैं और आपको उस डाउट का अगर आंसर पता होता है तो ज़रूर कमेंट करके उनका आंसर कर दिया करें। ठीक है, इनसे सबका हेल्प होगा। ठीक है, चलिए तो इसके साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको क्लास 10 से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। टेली सेक्शन भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मैथ्स, साइंस, SST और इंग्लिश, इन चारों ही सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल तरीके में पढ़ा के रखा गया है। आप एक बार देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, किसका आने वाला है, मैथ्स बेसिक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे हम उसमें। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नाम है बेसिक, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें भी डाले हुए हैं, तो ये वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए, और साइंस का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन पहले हो चुका है, आप उसको भी देख लीजिए, उससे भी काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।